नमस्ते बच्चों, वेलकम टू योर चैनल TSPH Digital Guru. I myself Professor Hitesh Bechra, and today we are going to discuss JEE Mains एक्चुअल पेपर 2026 का सेशन 1 का 28 जनवरी का हम शिफ्ट 2 का पेपर आज डिस्कशन में लेने वाले हैं बच्चों। और जैसा मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था कि सिर्फ पेपर डिस्कशन नहीं, पेपर डिस्कशन के साथ साथ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट, साथ में हम 2 लेवल पे पेपर का एनालिसिस करेंगे। कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी, ये 2 लेवल पे एनालिसिस करते हुए हम जो है आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। So without wasting any time, let us quickly enter into a 28 Gen shift 2. The first question in front of your screen. And the question says, number of photons of equal energy emitted per second by a 6 milliwatt laser source operating at 663 nanometer is। बच्चों सवाल मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर के बेसिस पे पूछा गया सवाल है और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम निकालने के लिए कहा गया है। बड़ा ही सिंपल सा उसका बच्चों फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज पी लैम्बडा बाय एच सी, where P is the power of the source, which is given as a 6 milli is a 10 raised to minus 3, multiplied by lambda is a 663 nano is a 10 raised to minus 9, divided by hc का अंदाजित वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है, इट इज a 20 into 10 raised to minus 26. That is the value of a hc in a SI system of unit. So बच्चों in short 10 के पावर को पहले हम ट्रीट करें -3, -9, -12 एंड -26, ऊपर जाकर के ये बचेगा 14। 6 मल्टीप्लाइड बाय 663 डिवाइडेड बाय 20, ये नंबर्स आपके जो है बचेंगे। एंड नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस आर pretty far from each other, एंड हेंस हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन का स्कोप यहां पर बनता है। सो 6 और 20 का कैंसलेशन करके अंदाजित 3, 3 और 63 का कैंसलेशन करके 221, एंड हेंस अंदाजित आंसर 2.2 multiplied by 10 raised to 16, which is nothing but 2 into 10 raised to 16 is our final correct answer। बच्चों बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाया है, एंड हेंस आई एम कैटेगराइजिंग दिस क्वेश्चन इन द सुपर इजी कैटेगरी। ऑलराइट, इट्स अ सुपर इजी क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। द क्वेश्चन says it's like a statement based question with some equation given, so it's a solving and then analyzing the statement। थोड़ा समय जो है लेगा ये सवाल। A particle starts moving from the time t is equals to 0 and x is equals to 4t cube minus 3t is the equation given to us। Choose the correct answer from the options, and the options are talking about particle return to original position, particle is a 1 unit away from the original, acceleration of the particle is 0.5 unit away when it is turning, the particle never turns back। सो बेसिकली हमें x पे कमेंट करना है, v पे कमेंट करना है और a पे कमेंट करना है। x हमें सवाल में दिया हुआ है, तो सबसे पहले
हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट with respect to time, and hence v is equals to dx by dt, and that is equals to d by dt of 4t cube minus 3t. 4 is a constant, लात मार के बाहर, derivative of t cube is a 3t square, minus 3 is a constant, लात मार के बाहर, derivative of t is 1. So the velocity will become 12t square minus 3. इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं with respect to time. So I am differentiating with respect to time. So I will be getting acceleration, which is a dv by dt, and that is nothing but d by dt of 12t square minus 3. So a is equals to 12 is a constant, लात मार के बाहर, derivative of t square is a 2t, and the derivative of this constant will become 0. So this is turning out to be 24t. All right. Now, if you look at the acceleration, you put the value of the time 0, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सीलरेशन के अलग अलग वैल्यूज हमें मिलते रहेंगे, एंड एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, मतलब बॉडी इज मूविंग विद अ इंक्रीजिंग वेलोसिटी. वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या वेलोसिटी जीरो बन रही है क्या? तो आंसर है बिल्कुल, वेलोसिटी जो है जीरो बन सकती है. देख लेते हैं, वेलोसिटी को जीरो पुट कर देते हैं. सो -3 शिफ्ट करेंगे तो +3 इज अ 12t स्क्वायर. 12 को नीचे ले लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 12 इज अ 1/4, एंड ये t स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, सो वी विल बी गेटिंग हाफ. मतलब ये वो टाइम इंस्टेंस है जहां पर वेलोसिटी जीरो बन रहा है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव, मतलब जीरो बनने के बाद वेलोसिटी जो है बढ़ता 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 पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा. So initially you put time is 0. How much is the velocity? तो आंसर है -3. मतलब वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव है, फिर ये टाइम पे जीरो बन रहा है, एंड देन द वेलोसिटी इज बिकमिंग पॉजिटिव. सो वेलोसिटी नेगेटिव is to do with the direction, then the velocity will become 0, and then the velocity becomes a positive. मतलब the body will change the direction. So अगर मान लीजिए ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब बॉडी जो है पहले लेफ्ट 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 जाएगा, वेलोसिटी जीरो बनेगा, और फिर बॉडी जो है राइट में जाना शुरू करेगा. सो क्या बॉडी वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा क्या? द आंसर इज यस, एक बार तो आएगा. सो द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल पोजीशन 0.866 units later. The particle is 1 unit away from the original position at its turning point. So basically this velocity becoming 0 is a turning point. This is a turning point. So velocity 0, t is equals to 0.5 पे बन रहा है. Let me put that 0.5 in the above equation. So that equation turns out to be x is equals to 4 half का cube minus 3 multiply by half. So this is nothing but 2 का cube is a 8. 4 divided by 8 is a half, minus 3 by 2. Half minus 3 by 2 is basically -1. So basically स्टार्ट से ये वाला लोकेशन 1 यूनिट अवे है. माइनस इज टू डू विद द डायरेक्शन.
Magnitude wise, it is a 1 unit away, and hence the Bombay option is correct. The acceleration of the particle is non-negative. बिल्कुल सही बात है. Acceleration is सिर्फ positive है. The particle never turns back as the acceleration is non-negative. No, 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 no. Acceleration non-negative does not mean the particle will never turn back. Velocity decides whether the particle will turn back or not. So velocity पहले negative था, फिर zero बना, फिर positive हुआ. That means the particle is changing its direction of motion. So particle is turning back. अब ए वाला ऑप्शन, okay, sorry, डी वाला ऑप्शन is getting ruled out because the Bombay is correct, so the Delhi is an incorrect. And now ए वाला ऑप्शन जो है उसके ऊपर अपने को खास ध्यान देना है. वापस से ए वाला ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं. द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन 0.866 units later. Okay. So what is the interpretation of that first statement? The particle returns to its original position 0.866 units later. Okay. So that is to do with the time, right? मतलब इतने समय के बाद पार्टिकल ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. दैट इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज. सो ओरिजिन को मैं ओरिजिनल पोजीशन मान लेता हूं. तो अब मैं ये वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करूंगा. तो ये वाले इक्वेशन में x की जगह पे अगर अपन 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो आई विल बी गेटिंग 0 is equals to t common in the bracket 4t square minus 3. So either t is equals to 0 or 4t square minus 3 is equals to 0. माइनस 3 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, 4 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा. सो टी स्क्वायर इज अ 3/4. टेकिंग अ स्क्वायर रूट t इज अ √3/2. और बच्चों √3/2 की वैल्यू 0.866 होती है. मतलब 0.866 सेकेंड के बाद पार्टिकल वापस से अपने स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचेगा. एंड हेंस द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर. ए बी सी आर अवर फाइनल करेक्ट आंसर. बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन in front of your screen. The question says, achha, by the way, okay. So this question belongs to the mechanics 1. Okay. सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको x को एनालाइज करना है, v को एनालाइज करना है, a को एनालाइज करना है. उसके लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 5 स्टेटमेंट को एनालाइज करना है. So it is a time consuming, and hence I am categorizing as a medium category question. All right. Chaliye next. When the position vector changes sign as a minus r vector, which of the following vector will not flip under the sign change? All right. So basically, let me have the coordinate system. And let's say the particle is here, and this is the position vector, by the way. Origin से लेके P point के तरफ बनाया गया vector is the position vector. So position vector का sign flip हो रहा है. So minus r vector हम कैसे बनाएंगे? तो आंसर है minus r vector हम ऐसे बनाएंगे, like this. This is a minus r vector. Now, what will happen to the linear momentum, the angular momentum, the acceleration and velocity
इस पे अपने को कमेंट करना है. सो लेट्स से द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम P टू another point Q. So this is a R1 vector and this is a R2 vector, and displacement P से Q हो रहा है. So this is basically the displacement vector. This is basically a displacement vector जिसको मैं लेट से R सिंबल दे देता हूं. ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट. अब okay, let's not confuse. Let me give a symbol S for a displacement. So basically इसको मैं हटा करके यहां पर लिख देता हूं -R. ठीक है. ओके, सो बेसिकली ये R2 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो इधर बनेगा नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट, -R1 वेक्टर. दिस इज अ -R2 वेक्टर. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी जो है ऐसे रिवर्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, एंड दिस इज बेसिकली अ Q डैश. ठीक है. सो अगर R वेक्टर फ्लिप होएगा, -R बनेगा, तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा. द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, हियर द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होता है. तो सवाल कह रहा है किसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो आंसर है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदल जाएगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होती है. और लीनियर वेलोसिटी बदल जाएगा तो लीनियर मोमेंटम भी बदल जाएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है. Now what about the angular momentum? So बच्चों एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, which is nothing but M R cross V. R cross V. सो P पॉइंट की अगर हम बात करें तो R वेक्टर ये डायरेक्शन में है, V वेक्टर ये डायरेक्शन में है. तो R क्रॉस V करने पे राइट हैंड थंब रूल के मदद से मेरा थंब इनवर्ड आ रहा है. सो एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है. और फिर यहां पर अगर हम देखें तो R वेक्टर ऐसे हैं, V वेक्टर ऐसे हैं, तो वापस से R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, R क्रॉस V राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. सो वापस से मेरा वेलोसिटी वापस से मेरा थंब इनवर्ड आएगा. सो राइट हैंड थंब रूल अपने को एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देता है. तो दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग इनवर्ड, एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is not changing, and that is our final correct answer. The question is again based on the mechanics. आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग चाहिए to reach to the final correct answer, and hence I'm classifying this as the easy category question. आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर, एंड दिस इज द अगला सवाल. एज शोन इन द फिगर, द स्प्रिंग इज केप्ट इन एन स्ट्रेच्ड position with a some extension by holding the mass 1 kg and 0.2 kg. मतलब बेसिकली मास इसको ऐसे खींच के स्प्रिंग को एक्सटेंड करके होल्ड करके रखा है. Assuming the horizontal surface to be the frictionless, then the angular frequency of the system is omega of the system हमें चाहिए, और ओमेगा ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का फॉर्मूला होता है √K/m. बट बच्चों जब भी
एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच्ड होते हैं, तब ओमेगा का फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ के बाय म्यू। और बच्चों, म्यू को कहा गया है रिड्यूस्ड मास। कब लगाने का रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट? तो आंसर है जब एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच किए गए हो तब। और रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। So m1 is basically a 1 kg multiplied by 0.2 kg divided by 1 plus 0.2. So this is nothing but 1 multiplied by 0.2 divided by 1.2. So this is nothing but 1 into 2 by 12, and this is nothing but 1 by 6. So coming back to this formula, under root of k, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमें दे रखा है 150 डिवाइडेड बाय म्यू इज अ 1/6। 6 ऊपर चला जाएगा, सो आई विल बी गेटिंग 150 मल्टीप्लाइड बाय 6। So that will become 900 का square root will be a 30, and that has to be our final correct answer. सवाल जो है oscillation and waves segment का है, and again I am classifying this under the easy category question. Reduced mass click आपको होना चाहिए, सीधा सीधा सिंगल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके जो है आंसर आ रहा है, and hence the 30 is our final correct answer. आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल के और, एंड दिस इज द अगला सवाल. इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन 2026 में. थियोरेटिकल क्वेश्चन हर शिफ्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर शिफ्ट में, मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में पाए गए हैं. तो सेशन 2 के लिए बच्चों खास सिनॉप्सिस रीडिंग पे ध्यान दें. थियोरी को नेग्लेक्ट ना करें, सिर्फ सॉल्विंग नहीं. थियोरी रीडिंग and मजबूत solving, that should be the plan for the session 2. The question seems to be based on the capacitor electrostatics, and let us identify the correct statements. Effective capacitance of a series combination is always smaller than the smallest capacitance of the capacitor in the combination. Absolutely correct statement. सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होता है. नाउ when the dielectric medium is placed between the charged plates of the capacitor, the displacement of charges cannot occur due to insulation property of dielectric. गलत. डाइलेक्ट्रिक म्हणजे इंसुलेटर्स, बट इंसुलेटर के अंदर भी एटम और मॉलिक्यूल तो रहेंगे. तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के वजह से डाई इलेक्ट्रिक के एटम्स एंड मॉलिक्यूल का भी रीओरिएंटेशन होता है, जिसी को कहता है डिस्प्लेसमेंट of the atoms and the molecules of the dielectric. So statement कह रहा है कि भाई ऐसा कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होता है, ये गलत है. Increasing the area of capacitor plate or decreasing the thickness of dielectric is an alternate method to increase the capacitance. Okay, C is equals to A epsilon naught by D minus T प्लस T बाई K. जब दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस अगर दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस से कम है, वो किसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसा लगता है. सो
एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। आंसर इज यस, बिल्कुल सही जवाब। थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीज करने पे, थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीज करने पे व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। बच्चों, अगर दो प्लेट के बीच में एयर रहेगा तो कैपेसिटेंस बनेगा ए एप्सिलन नॉट बाई डी। अगर दो प्लेट के बीच में पूरे जगह में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रहेगा, सो कैपेसिटेंस बिकम्स ए के एप्सिलन नॉट बाई डी। मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। और अगर स्लैब का थिकनेस डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट से कम रहेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा। सो बेसिकली कैपेसिटेंस का थिकनेस कम करने पे कैपेसिटेंस इससे छोटा 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 होता जाएगा, एंड हेंस द सी स्टेटमेंट डज नॉट लुक करेक्ट। एंड नाउ for a point charge, concentric spherical shell centered at the location of the charge are equipotential surface. So basically चार्ज अगर इधर है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनते हैं। दिस इज अ इक्विपोटेंशियल, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल, दिस इज अ इक्विपोटेंशियल। सो डेफिनेटली दिस is a correct statement. The D is a correct statement. So A is correct, D is correct. तो मुझे लगता है सी को करेक्ट होना ही चाहिए, तभी अपना आंसर आएगा। वापस से सी को रीड करते हैं। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट और डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक is an alternate method to increase the capacitance. Increasing area of the plate will increase the capacitance, yes. Decreasing thickness of dielectric, dielectric का thickness डिक्रीज 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 करेंगे तो कैपेसिटेंस का एरिया, जस्ट अ मिनट। तो बच्चों, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि जब वो कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, दैट मीन्स आई रेक्टिफाई दिस, आई रेक्टिफाई दिस, दो प्लेट के बीच में पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है और स्लैब का थिकनेस घटाएंगे तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी घटेगा। एंड हेंस वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला, वी शुड फोकस ऑन द फॉर्मूला ए के एप्सिलन नॉट बाई डी। और स्लैब का थिकनेस घटाएंगे मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स को घटाएंगे तो बेसिकली कैपेसिटेंस जो है बढ़ेगा, एंड हेंस द सी ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। सो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन स्टार्टिंग में हमारा जो है सही नहीं था। नाउ द थिंग्स लुक्स गुड। ए सी एंड डी, ए सी एंड डी सीम्स टू बी आवर करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंगल फॉर्मूला सही इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है, एंड इफ वी interpret that in the correct way, the question becomes a very easy. Just the four statement needs to be analyzed, and I think I should classify this under the super easy category. कोई complex thinking इसमें है नहीं, सही identification, सही formula, and we reach to the final answer. All right, moving on to the next one. The question seems to be from the measurement. The reading obtained in an experiment are as follow.
the expected least count of the instrument is very simple. बिना सॉल्व किए ही I am writing it as a super simple question from the measurement, the mechanics 1. बच्चों लुक एट हियर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? तो आंसर है डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है। तो आपका लीस्ट काउंट 0.0 समथिंग ऐसा बनेगा। नंबर देख के समझना है। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 1 3 4 5, 3 4 5, मतलब लास्ट डिजिट में चेंज 1 से हो रहा है, 3 से 4 से 5, and hence the least count is a 0.01 mm. ऐसे सवाल तो छोड़ के आने ही नहीं है। These are like a bonus, a 4-mark bonus, and saving lot of time as well. Very easy question. Now आगे बढ़ते हैं। अगेन बैक टू बैक क्वेश्चन फ्रॉम द मेजरमेंट। बड़ा सिंपल चैप्टर है बच्चों। अगर अभी तक मेजरमेंट की पढ़ाई नहीं की है तो सबसे पहले आप मेजरमेंट खत्म करो। दूसरा सवाल मेजरमेंट से आया है और अगेन बिना सॉल्व किए ही इसको मैं सुपर इजी में क्लासिफाई कर देता हूं, क्योंकि डायमेंशन निकालने से आसान फिजिक्स में कुछ है ही नहीं। और वो भी कौन से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन? सो सिंपल सिंपल क्वांटिटी लाइक अ सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, प्रेशर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटसेट्रा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स होता है एम एल टी रेस टू -2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ होता है सिर्फ एल। सो सॉल्व करके आंसर आता है m1 L0 T-2 m1 L0 T-2। तो इसका मैच will be 3, B का मैच will be 3, and hence the two options are getting ruled out. और अब सही आंसर पे पहुंचने के लिए आप जो है प्रेशर को चेक कर लीजिए, या ए ऑप्शन को चेक कर लीजिए, या डी को चेक कर लीजिए। सारे के सारे चारों के डायमेंशन चेक करने की जरूरत है नहीं। सो लेट मी चेक द प्रेशर विच इज अ फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है एम एल टी रेस टू -2 डिवाइडेड बाय एरिया है एल 2, बाकी सब 0। सो दिस बिकम्स एम L -1 T-2, so 1 -1 and -2, 1 -1 and the -2, so the pressure ka match is the first one, the pressure ka match is the first one, and that is the final correct match. All right, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The nucleus has a mass number alpha and the radius r alpha. Another nucleus has a mass number beta and the radius r beta. अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप दिया है, तो दोनों न्यूक्लियस के रेडियस का रिलेशनशिप हमें निकालना है बच्चों। सवाल मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई के बेसिस पे पूछा गया है, और न्यूक्लियर रेडियस नॉट द एटॉमिक रेडियस आपको क्लिक होना चाहिए। और न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 A raised to 1/3. A is a mass number. यहां से सीधा मैं रेशियो ले लेता हूं, आर अल्फा डिवाइडेड बाय आर बीटा। सो रेशियो में R0 कट जाएगा, और हमें सवाल में मास नंबर दे रखे हैं। अल्फा वाले का मास नंबर अल्फा है, और बीटा वाले का मास नंबर बीटा है। रेस टू 1/3 विल बी एज इट इज, और बीटा की जगह पे मैं 8 अल्फा सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो अल्फा एंड द अल्फा विल बी गेटिंग कैंसल्ड। रेस टू 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, और 8 का क्यूब रूट विल बी अ 2, एंड हेंस द हाफ 0.5 इज द फाइनल करेक्ट आंसर। बच्चों सवाल में सिंगल फॉर्मूला लगाना है, सीधा 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 कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है नहीं।
and hence I'm classifying this under the super easy category, saving time and giving you the 4 marks. Next, two PN junction diode D1 and D2 are connected as shown in the figure. A and a B are the input signal and C is the output signal. Then tell me this circuit belongs to which gate? इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको ट्रुथ टेबल बनाने के बारे में सोचना चाहिए. इनपुट पे अगर अपन 0 0 0 1 1 0 1 1 देंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा? दैट विल डिसाइड विच गेट इट इज. सो पहले मैंने इनपुट पे 0 और 0 दिया. सो ये है कैथोड. कैथोड पे लो, कैथोड पे लो देंगे. 0 मतलब लो सिग्नल, लो वोल्टेज. कैथोड पे अगर अपन लो देंगे सो दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड बनेंगे. और अगर दोनों के दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस्ड बनेंगे तो यहां से करंट ऐसे ऐसे डायोड से फ्लो हो सकता है. और अगर करंट डायोड से फ्लो हो सकता है तो करंट ऐसे फ्लो होएगा, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होएगा. तो यहां पे कुछ वोल्टेज है, रेजिस्टर से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा. तो यहां पे हमें लो वोल्टेज मिलेगा. 5 वोल्ट इधर ड्रॉप और यहां पर लो, एंड हेंस लो इज क्लासिफाइड एज 0. अब अगर हम इनपुट पे 0 1 देंगे सो दिस इज स्टिल 0 बट दिस इज 1. एंड ये 1 मतलब बेसिकली कैथोड इज गिवन एज अ हाई वोल्टेज. Then this is no more a forward biased, this is a reverse biased. And if this is a reverse biased, then this diode will not conduct, but this diode still conducts, and hence the current will be flowing like this. There will be a drop and the output will be still a low. And now 0 1 में जो आपको समझ में आया है बच्चों, वो ही सेम चीज आपको 1 0 में समझनी है. दिस इज अ 1, दिस इज अ 0, this is a 1, this is a 0, then this is a forward biased and this is a reverse biased, and hence the output still remains same. And then when you give the signal 1 1 1 1, then both of them will become a reverse biased. And if both of them becomes a reverse biased, then none of the diode will conduct, the current will not flow, the voltage drop will not take place, and hence this is a 5 volt and this will be also a 5 volt. The output will be high because there is no flow of current, so no drop of the voltage across the resistance, and hence the output is a 0 0 0 1, and the 0 0 0 1 output is of AND gate. So this circuit belongs to the AND gate. A very, very important question. Understand how to solve these kind of questions. The question is from the modern physics, the semiconductor, and this I am classifying as a medium level difficulty question because you should understand the biasing of the diode, you should understand the flow of the current, and you should understand the drop will happen, and because of that what output we will be getting, right? So I'm classifying this as a medium category question. Next, a biconvex lens is formed by using two thin plano-convex lens as shown in the figure, the first plano-convex and the second plano-convex. The refractive index and the radius of curvature are mentioned in the figures. When the object is placed on the left side at a distance of 30 centimeter, then the magnification of the image will be. So we are supposed to find the magnification. सबसे पहले
एक और ये दूसरा, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आर केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट। सो हमें सबसे पहले ये दोनों लेंस का मिला करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करना रहेगा। दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप। सो व्हेन द टू lenses are kept close to each other, then the equivalent focal length can be found out by this formula. उसके लिए हमें पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ चाहिए और उसके लिए हमें दूसरे वाले लेंस का भी फोकल लेंथ चाहिए। सो बेसिकली F1 और F2 हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है R अपॉन म्यू माइनस वन। दिस इज ऑल्सो R अपॉन म्यू माइनस वन. So the radius of curvature of the first lens is given as a 15 centimeter. Divided by refractive index is a 1.5, minus 1 करेंगे तो 0.5. So ये solve करने पे आंसर आएगा 30. Radius of curvature of the second lens is a 12 centimeter. Divided by mu is a 1.2, minus 1 करेंगे तो 0.2. So ये आंसर आएगा 60. So one is a 30, the second is a 60. So this is becoming 1 upon 30 plus 1 upon 60. So this is a 2 plus 1, 3 by 60. Reciprocal लेंगे तो 60 by 3. The answer is a 20 centimeter. 20 centimeter. अब object distance is given to us. The focal length is given to us. I use lens formula to find where the image will be formed, and the lens formula is 1 upon f is a 1 upon v minus 1 upon u. So this is nothing but 1 upon f is given as a 20, v find करने का है minus 1 upon u की जगह पे minus 30. So the minus and the minus will become plus. इधर shift करेंगे तो वापस से minus. So 1 upon 20 minus 1 upon 30 is equals to 1 upon V. So 60 will be the LCM. 3 से multiply, 2 से multiply. 3 minus 2 is a 1. Divided by 60 is a 1 upon V. So V is equals to 60 centimeter. And now, so basically magnification हमें चाहिए. M is what we want. और बच्चों magnification of a lens का फॉर्मूला होता है V by U. V we are getting as a 60. पॉजिटिव मतलब इमेज लेंस के राइट साइड में बनी रहेगी, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है. विथ साइन कन्वेंशन सब्स्टिट्यूट करना है, एंड हेंस आई एम पुटिंग -30. cancellation करके the answer is a -2. The -2 is the final correct answer. The question belongs to the optics, the ray optics, and I am classifying this as a easy category question. You should first of all know the combination of the lens. Then you should know how to find the focal length of the individual lens. Then apply the lens formula, find the image distance, and then you reach to the magnification. Multiple steps are involved, and hence easy to medium को classify कर सकते हैं. Sign convention is very very important in the ray optics. साइन कन्वेंशन में कोई भी स्टेप में अगर गड़बड़ की तो वहां से आंसर जो है गलत हो जाएगा. सो फोकस ऑन द साइन कन्वेंशन एंड अप्लाई द फॉर्मूला. थोड़ा समय लेने वाला ये सवाल है, बट है आसान सवाल. आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर. एंड अगला सवाल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मॉडर्न फिजिक्स. द क्वेश्चन सेज the plane electromagnetic wave is moving with a speed and its electric field is given to us.
where j cap is the unit vector along y-axis, then the magnetic field of the wave is, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, वेव z दिया है, माइनस का साइन दिया है, इसका मतलब है वेव पॉजिटिव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. z म्हणजे z एक्सिस, नेगेटिव साइन म्हणजे द वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, प्लस k कैप. सो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. सो अगर वेव z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में ही होना कंपलसरी है. सो आई होप इतना क्लियर हो गया. अब चांसेस आर वेरी हाई कि आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं रहे, क्योंकि ये यहां पर देखो वैल्यूज और यहां पर देखो वैल्यूज, तो 99% अभी सॉल्व करके मैं बताऊंगा, 99% वैल्यू यही आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और फिर डायरेक्शन के साथ हमें कमेंट करना रहेगा कि वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड कि प्लस आई कैप डायरेक्शन में रहेगी, ऐसा मुझे लगता है. लेट अस चेक आउट बाय सॉल्विंग. E naught is equals to CB naught. E naught is a peak electric field which is a 54. C is a speed of light which is a 3 into 10 raised to 8. तो B नॉट इस तरह से मिलेगा, ये देखिए 3 और 54 का कैंसिलेशन होकर के 18 और 10 रेज टू 8 इधर आ जाएगा नीचे और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -8. सो दिस इज अ 1.8 into 10 raised to -7 and that is a B naught. जैसा हमारा एंटीसिपेशन था उसी लाइंस पे नंबर आ रहे हैं. अब डायरेक्शन, बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में आपका पता होना जरूरी है, और वेक्टर फॉर्म है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ई वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, सी वेक्टर मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप. सो के क्रॉस what will give us j, and that is what we are supposed to comment. K cross what, we get a j cap, that is what we are supposed to comment, है ना. और मुझे लगता है कि ये वेक्टर फॉर्म लिखने में गड़बड़ हुई है. ओके, सो लेट मी जस्ट रेक्टिफाई दिस. E cross B gives us the direction of C. This is full proof. E cross B C के बराबर होता है. This is 100% full proof. So E vector is in the direction of J cap cross B वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहे ताकि मेरा वेव के कैप के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें. तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये बन सकता है I या वो बन सकता है -I. J क्रॉस I का आंसर आता है -K. J क्रॉस -I, तो J क्रॉस I -K, एक और माइनस है, माइनस माइनस बिकम्स अ प्लस, and hence this is a correct choice and this is not a correct choice, and hence this is the final correct option. The question belongs to the modern physics, the EM waves से सवाल पूछा गया है. E दिया है, B पे कमेंट करना है, डायरेक्शन पे कमेंट करना है. It's a very easy question.
But so moving on to the next one. The next question in front of your screen is saying, just a minute. Okay, frame setting थोड़ी सही नहीं है, but let it be. Let's continue what we are discussing. The mean free path of a molecule of a diameter is given to us. The temperature is given to us. The pressure is given to us. So, bachcho, the question is based on the heat module. The question is based on the mean free path and lambda mean का सबसे पहले फॉर्मूला जो है आपको याद आना चाहिए. सवाल में हमें टेम्परेचर और प्रेशर की जानकारी दी है, एंड हेंस द फॉर्मूला विच मस्ट कम टू योर माइंड इज केबीटी बाय √2 pi pd square, where kb is a Boltzmann's constant which is given as a 1.38 into 10 raised to minus 23 multiplied by temperature को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 273 plus 41 is a 314 divided by √2 pi is a 3.14. P is a pressure, and the pressure is a 1.38 into 10 raised to 5 multiplied by d is a molecular diameter, and the molecular diameter is a 5 into 10 raised to minus 10, the whole square. So basically this number and this number is getting cancelled. This number and this number का cancellation होकर के 100 बनेगा. That's it. 5 का square is a 25. So 1 upon 25 √2 यहां पर बचेगा, और ये बनेगा -21, और ये है -20 plus 5, so that will become -15. ऊपर है -21 और नीचे है -15, सो कैंसलेशन होकर के ऊपर बचेगा -6. इसको मैं लिखता हूं 100 इंटू 10 रेज टू -8, और नीचे लिखता हूं 25 √2, ताकि मेरा 25 और 100 का कैंसलेशन होकर के 4 बन जाए. 4 डिवाइडेड बाई √2, 4 डिवाइडेड बाई √2 बच्चों 2√2 होता है इंटू 10 रेज टू -8 एज इट इज, एंड 2√2 का वैल्यू 2.8 के बराबर होता है. ओके, वी हैव द ऑप्शन in terms of 2√2 only, and that is our final correct answer. 2√2 into 10 raised to -8 is our final correct answer. Easy. Can I go with a super easy बच्चों? अरे कमेंट में बता दो yes or no. Yes, 100%, because एक ही फॉर्मूला है, सब डेटा में दिया है, केवल और केवल आसान सा कैलकुलेशन आपको करना है, एंड हेंस इट इज अ सुपर इजी क्वेश्चन. बच्चों आप जो है चैट बॉक्स में बताते रहें कि अगला कौन सा पेपर आपको चाहिए, विच नेक्स्ट पेपर यू आर लुकिंग फॉर, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट पेपर इमीडिएटली, और हो सके उतना जल्द से जल्द मैं आपको वो पेपर अवेलेबल करवा करके दे सकूं. सो कीप ऑन कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन. Moving on to the next one, this is the next question in front of your screen. The speed of longitudinal wave in the metallic bar is a 400 meter per second. The density and the Young's modulus is increased by something, then the speed will change approximately to. So बच्चों सवाल स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव के बेसिस पे पूछा गया है, एंड स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन द मेटालिक बार का फॉर्मूला होता है अंडरवुड ऑफ इलास्टिसिटी फैक्टर, विच इज नथिंग बट द यंग्स मॉड्यूलस, डिवाइडेड बाय इनर्शिया फैक्टर, विच इज नथिंग बट द डेंसिटी. सो बेसिकली नया स्पीड
divided by purana speed is equals to under of y2 by y1 multiplied by rho 1 by rho 2. Naya speed divided by purana speed is given as a 400 is equals to under of Young's modulus 1% से बढ़ा दिया गया है, तो नया यंग्स मॉड्यूलस इज 1.01 टाइम्स पुराना यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय y1 मल्टीप्लाइड बाय रो 2 की जगह पर डेंसिटी 0.5% से बढ़ गई है, सो दिस इज नथिंग बट 1.005 रो 1. So the y1 is getting cancelled and the rho 1 is getting cancelled. So this is becoming 1 plus 0.01 divided by 1 plus 0.005 and अंडर रूट का मतलब है रेस टू हाफ. बच्चों जब भी ये नंबर 1 के रेस्पेक्ट में छोटा रहेगा तब आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में खोपड़ी में आना चाहिए. और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है ये जो पावर में आपने लिखा है हाफ, वो पावर अप्रोक्सीमेट करके ऐसे नीचे आ जाएगा और ये नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है ये जो पावर में लिखा है हाफ वो नीचे आ जाएगा और ये नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा. That is the binomial approximation. All right. And once you do this approximation, your calculation becomes very simple. So ये चल रहा है V2 divided by 400 और ये बन गया है 0.01 divided by 2 is a 0.005 plus 1 is a 1.005 divided by 0.005 into half is a 0.0025 plus 1 is a 1.0025 और फिर 400 को वहां पर भेज दो. So 1.005 upon 1.0025 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो फॉर श्योर आंसर जो है 400 से ज्यादा आएगा. और अब 400 से ज्यादा एग्जैक्ट तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही आपको देखना पड़ेगा. सो आई होप इतना कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ दूं मैं. कर लेंगे इतना मल्टीप्लीकेशन डिवीजन? अरे यस और नो? यस. सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेव्स. दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेव्स and I'm classifying this as a medium category question because formula लगाने के बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना है, ये क्लिक होना चाहिए. और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करने के बाद भी ये कैलकुलेशन करने में ही मुझे लगता है कहीं सारे बच्चे जो है 30, 40, 50, 60 सेकेंड्स इसी में लगा देंगे ये कैलकुलेशन करने में. हेंस आई कैनॉट क्लासिफाई दिस अंडर द इजी कैटेगरी क्वेश्चन. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी? कौन सी क्वांटिटी जो है इसमें से मेजरेबल नहीं है? वोल्टेज डिफरेंस इज अ मेजरेबल. आंसर नहीं है वो, मेजरेबल क्वांटिटी है, वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं. रेजिस्टेंस मेजरेबल क्वांटिटी है, मल्टीमीटर इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. व्हिटस्टोन नेटवर्क इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट करंट को भी हम थियोरेटिकली मेजर कर सकते हैं मैक्सवेल्स फॉर्मूला लगा करके. वोल्टेज, पोटेंशियल मेजर करने के लिए कोई डिवाइस अवेलेबल है नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास में सारे डिवाइसेस अवेलेबल है. एंड हेंस द वोल्टेज is not a measurable quantity. The voltage difference is a measurable quantity. Okay, by the way, this is the electric domain. This is the electric domain and I'm classifying this under the easy category. कुछ बच्चों को confusion
1 वर्सेस 4 वाले ऑप्शन में हो सकता है, 2 और 3 में तो कोई ज्यादा डाउट बचता है नहीं, तो थोड़ा सा जो है सोच समझ के सही वाला लॉजिक लगा करके सही आंसर पे पहुंचा जा सकता था। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन, द एरर, मैकेनिक्स डोमेन का सवाल। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन टू अस। मास को मेजर किया गया है विद द एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम। टाइम 50 ऑसिलेशन का मेजर किया गया है विद द एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। दैट्स इट। The percentage error in the determination of spring constant is the spring block system, not the simple pendulum. The spring block system का टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है। सो सबसे पहले वो फॉर्मूला को एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बट परसेंटेज एरर में वो गलती की वजह से कोई खास प्रॉब्लम होएगा नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, तो हम जो है सही फॉर्मूला लगा करके ही सॉल्विंग करते हैं। सो ये है सही फॉर्मूला, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, एंड देन के को ले लिया लेफ्ट में, टी स्क्वायर को ले लिया राइट में, and now the percentage error in K is equals to constant, avoid constant, avoid 2 times percentage error in, acha, by the way, sorry, my mistake, this is not m square, it is just a m. So percentage error in m plus 2 times percentage error in T. मास में एरर, मास में परसेंटेज एरर कैसे मिलेगा? तो आंसर है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2 टाइम्स एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। मास में एरर है 10 मिलीग्राम, सो 10 मिली इज अ 10 रेज टू -3 divided by the mass measured is a 10 gram into 100 plus 2 times टाइम में एरर है 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का ट्रू वैल्यू है 60 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो बेसिकली दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, तो ये बनेगा 0.1 प्लस दिस इज गेटिंग कैंसल्ड 20 डिवाइड, ओके, 20 40 divided by 6 is a 6.6 and hence a 6.7 is our final correct answer. I am classifying this under the easy category question because the calculation part is not that challenging, and hence I am classifying this as a easy category question from the mechanics 1. इसको मैंने मार्क कर दिया है सवाल को, ये जरा फॉर्मूला सही कर देंगे अपन। Moving on to the next one. This is the next question in front of your screen. Just a minute बच्चों, आप भी जरा वाटर ब्रेक ले लो, एक कांस्टेंट इंटरवल पे जो है पानी पीते रहना चाहिए, राइट? स्टे हाइड्रेटेड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडब्ल्यू नीट। चलिए, for a transparent prism, if the angle of minimum deviation is equal to its refracting angle, delta m is the angle of minimum deviation is equal to refracting angle म्हणजे A. The refractive index of the prism satisfies. So basically mu पे कमेंट करना है, mu will be how much? All right. डेल्टा एम अगर ए के बराबर रहेगा तो म्यू कितना रहेगा, और ऑप्शंस देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हमें म्यू के
रेंज के ऊपर कमेंट करना है। सो बच्चों, सबसे पहले प्रिज्म की इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। आई प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। When delta is equals to delta M, then I is equals to E. So E की जगह पर I सब्सटीट्यूट करेंगे, so I plus I is a 2I and A और डेल्टा M तो इक्वल दिए हैं, so डेल्टा M plus डेल्टा M is a 2 delta M. So the 2 and the 2 will be getting cancelled and hence we get I is equals to delta M. Now once we get I is equals to delta M, अब I जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेंज बच्चों 0 से 90 के बीच में होती है। तो अगर I 0 से 90 के बीच में होएगा तो I डेल्टा M के बराबर है और डेल्टा M A के बराबर है। सो कैन आई से दैट A भी 0 और 90 के बीच में रहेगा। सो I और A की रेंज हमें समझ में आ गई भी 0 से 90 के बीच में रहेगी। अब हमें पहुंचना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है साइन A plus delta M by 2 the whole divided by sine A by 2। A और डेल्टा M इक्वल दिए हैं, सो यहां पर मैं डेल्टा M की जगह पर भी A डाल देता हूं। सो आई विल बी गेटिंग साइन A प्लस A 2A by 2, मतलब इट इज जस्ट A एंड द डिवाइडेड बाय साइन A by 2। सो साइन A का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन A by 2 cos A by 2 the whole divided by sin A by 2। so this is getting cancelled, sin A by 2 and sin A by 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। so म्यू बच जाएगा 2 cos A by 2। म्यू is a 2 cos A by 2। एंड नाउ A बाई 2 पे कमेंट करना है, तो A अगर 0 और 90 के बीच में है तो A बाई 2 0 और 45 के बीच में रहेगा। सो A बाई 2 अगर 0 रहेगा, A बाई 2 अगर 0 रहेगा, सो म्यू का वैल्यू कितना आएगा, cos 0 इज 1, सो म्यू का वैल्यू 2 आएगा। और अगर A बाई 2 45 रहेगा तो cos 45 is a 1 upon root 2, so 2 divided by root 2, so म्यू का वैल्यू रूट 2 आएगा। सो म्यू का वैल्यू रूट 2 से 2 के बीच में आना चाहिए, म्यू का वैल्यू रूट 2 से 2 के बीच में आना चाहिए। सवाल जो है रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे पूछा गया है और उसको मैं मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं, बिकॉज we first of all needs to understand the range, we needs to understand the two concepts, and then we need to reach to the final result, a medium category questions belonging to the ray optics। बच्चों ये जो चैनल है ना, इसको आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशंस जो है आपके मिस ना हो। सारे के सारे पेपर्स आप लोगों के लिए मैं 2026 मेंस के सेकंड सेशन के पहले अवेलेबल करवाने की मेरी पूरी कोशिश है कि आप वेल बिफोर द सेशन 2 ये सारे के सारे पेपर आप अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको एक्सेस कर सकें। सो यू सब्सक्राइब द चैनल,
Share this channel with a maximum of your friends, all right, so that this knowledge, this important information reach to our maximum students who are preparing for the JEE Mains 2026. All right, moving on to the next question. But the next question says, the Wheatstone bridge is initially at a room temperature and all arms of the bridge have the same value of resistance. R1 is equals to R2 is equals to R3 is equals to R4. So basically R1, R2, R3, R4, all of them are equal. So the bridge is balanced. So R1 divided by R2 is equals to R3 divided by R4. The bridge is balanced. When R3 resistance is heated, this R3 is heated to some temperature, its resistance goes up by 10%, then the potential difference VA minus VB is, बच्चों जब ये ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा तब VA और VB इक्वल रहेगा, बट जब हीटिंग करने के कारण R3 का रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ब्रिज बैलेंस्ड नहीं रहेगा, एंड हेंस ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है जरूर आएगा, एंड हेंस इस बेसिस पे एक ऑप्शन को जो है हम रूल्ड आउट कर सकते हैं. अब ये है बैटरी आपकी 40 वोल्ट की. तो जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड था तब मैं मान लेता हूं कि भाई ये है +40 और ये है 0. यहां से आएंगे तो R और R, यहां से आएंगे तो भी R और R. सो इसका वोल्टेज बनेगा 20 और इसका भी वोल्टेज बनेगा 20 20. ये जब बैलेंस्ड था तभी की बात है. अब R3 का रेजिस्टेंस 10% से बढ़ गया, सो R plus 10% of R is nothing but 1.1 R. 1.1 R. So this is a R, 1.1 R and R. So arrangement will become like this. So I make the diagram once again. So this is a R, R, R. This is a 1.1 R. And this is a 40. This is a 40. अब ये 40 है, so this is I am writing it as a 40. इसको मैं लिखता हूँ 0. This is my VA and this is my VB. So basically अब हम वोल्टेज को डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे और वोल्टेज को डिवाइड करके यहां पे वोल्टेज निकालेंगे. ये 40 है, ये R है, ये R है, तो ये तो अभी भी 20 वोल्ट ही रहेगा. यहाँ पे 20 का वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे 20 का वोल्टेज ड्रॉप होगा. टोटल वोल्टेज इज 40. दिस इज गुड इनफ. अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में हैं और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 40 का है. तो ये वाले रास्ते पे मैं वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाने के बारे में सोचता हूं. सो इफ आई अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला,
voltage across this resistor is equals to this resistance divided by sum of the resistance multiplied by total voltage, which is to be divided. So this is going to be R divided by 2.1 R multiplied by 40. R and R will be getting cancelled. So it is a 40 divided by 2.1, which is a 400 divided by 21. एंड 400 डिवाइडेड बाई 21 करने पे मुझे लगता है आंसर 19 पॉइंट समथिंग में कुछ तो आना चाहिए. 19 पॉइंट समथिंग में कुछ तो आना चाहिए. सो करिए जरा चेकआउट द नंबर्स. चेकआउट द नंबर्स. 19. पेन एंड पेपर लेके बैठो, साथ साथ में सॉल्विंग करते रहो. कैलकुलेशंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है सॉल्विंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. 19.05. Okay, this is a 19.05. So basically इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 19.05 है, ये 0 पे है. So definitely B वाला पॉइंट 19.05 वोल्ट पे रहेगा. तो हमें चाहिए वोल्टेज एट A माइनस वोल्टेज एट B, विच इज अ 20 minus 19.05. And hence the answer will be 0.95, and 0.95 बच्चों has to be our final correct answer, and 0.95 is our final correct answer. थोड़ा सा स्क्रीन पे लाइटिंग इफेक्ट प्रॉपर रहे इसलिए. ओके, आई जस्ट स्विच ऑफ द वीडियो एंड स्विच ऑन द वीडियो. नाउ द विजिबिलिटी लुक्स मच better. Okay, by the way, the previous question was belonging to the electric domain, the current electricity, and I'm classifying this under the medium category question. पहले बैलेंस्ड विटस्टोन, उसके बाद में अनबैलेंस्ड विटस्टोन, उसके बाद में वोल्टेज डिवाइडर, मल्टी कॉन्सेप्ट, एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है. And hence I'm classifying it is under a medium category question. Moving on to the next one, looks like a mechanics question from the diagram. A small block of a mass m slides down from the top of the frictionless inclined surface while the inclined plane is moving towards left with an acceleration a naught. The angle between the inclined plane and the ground is theta, and the base length is L. Assuming that initially the small block is at the top of the inclined, then the time taken to reach to the lowest point of the inclined is. So बच्चों हमें डायग्राम देख करके फ्री बॉडी बनाने के बारे में सोचना चाहिए, और फ्री बॉडी बनाएंगे तब जाकर के हमें आइडिया लगेगा कि ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है. mg आएगा यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहां पे, पूरी की पूरी इंक्लाइंड प्लेन लेफ्ट में एक्सीलरेट कर रही है तो सूडो आएगा यहां पे. दैट्स इट. अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एंड हेंस आई जस्ट erase the free body and shift the free body a bit down. थोड़ी सी मेरी कैमरा की सेटिंग्स जो है थोड़ी सी बिगड़ गई है, एंड हेंस सम पार्ट फ्रॉम द टॉप इज गेटिंग कट. ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में बच्चों मैं सेटिंग को जो है सही करने की कोशिश करूंगा. लेट्स फोकस हियर ऑन दिस क्वेश्चन. बच्चों सबसे पहले हमारा एक्सिस का सिलेक्शन सही होना चाहिए. तो ये हो गया मेरा सही वाला एक्सिस का सिलेक्शन, क्योंकि ब्लॉक डाउन द प्लेन एक्सिलरेट करते हुए आने वाला है. सो यहां पे आएगा एक एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर में आएगा दूसरा एक्सिस. ये अगर थीटा दिया गया है सो ये वाला भी एंगल बनेगा थीटा. सो एम जी का रिजोल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये वाला बनेगा एम जी साइन थीटा.
ये थीटा, बाजू वाला 90 माइनस थीटा, तो उसके बाजू वाला थीटा। सो एम ए का रिजोल्यूशन करेंगे, सो दिस इज एम ए कॉस थीटा, एंड इधर आएगा एम ए साइन थीटा, like this. All right. And now the acceleration will be like this down the plane. The acceleration will be like this down the plane, जिसको मैं a डैश सिंबल देता हूं. सो अब हमारी इक्वेशन लिखी जाएगी एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए डैश डाउन द प्लेन है, सो डाउन द प्लेन फोर्स माइनस अप द प्लेन फोर्स. सो दिस इज अ एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए डैश. सभी जगह से एम कॉमन, सभी जगह से ए कैंसल, सॉरी एम कैंसल. सो वी गेट जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डैश. ब्लॉक का एक्सीलरेशन मिल गया, जी साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा. अब एक्सीलरेशन मिलने के बाद में ये वाला ब्लॉक जो है टॉप पे रेस्ट पे अज्यूम कर लेता हूं मैं. एक्सीलरेशन मिल चुका है, ये एल है. सो आई अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा इज अ एल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. सो हाइपोटेनियस मिल जाएगा एल बाय कॉस थीटा. So displacement of the block will be L by cos theta. The acceleration of the block is here. We go to the kinematical equation, and the second kinematical equation is S is equals to half AT square. So 2S by A का under root is equals to T. So this is nothing but under root of 2 multiplied by S की जगह पे L बाय cos थीटा द होल डिवाइडेड बाय A की जगह पे G साइन थीटा माइनस ए नॉट कॉस थीटा. और ये cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाने पे न्यूमरेटर में बच जाएगा 2L. जगह 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 इधर न्यूमरेटर में बच जाएगा 2L, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा G साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. Okay, okay, okay. Let us multiply with the 2 in the denominator, and let us multiply with the 2 in the numerator. So multiply and divide by 2. Why? Because options में मेरे को sin 2 थीटा दिख रहा है. 2 sin थीटा cos थीटा is the formula of sin 2 थीटा, इसीलिए ऐसा किया है. तो न्यूमरेटर बन गया 4L, डिनोमिनेटर बन गया G साइन 2 थीटा माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 cos स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा G साइन 2 थीटा ऊपर 4L, एंड हैंस आ गया हमारा फाइनल करेक्ट आंसर. सवाल मैकेनिक्स डोमेन का है, सवाल लॉज ऑफ मोशन, सवाल काइनेमेटिकल इक्वेशन, सवाल ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आएगा. एंड हैंस इसको मैं मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई कर देता हूं. फ्री बॉडी आसान थी, काइनेमेटिकल आसान था, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ी सी मैथ की स्किल्स, ऑप्शन देख के चमकना कि क्या फॉर्मूला बनाने का है. एंड हेंस आई कैटेगराइज इट एज अ मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन. समय लिया रहेगा, बिल्कुल 2 से 3 मिनट तो लगा रहेगा इसको सॉल्व करने में.
and hence it's not easy. Next one, बच्चों, अगला सवाल। ए बी सी डी ई थियोरेटिकल क्वेश्चन। ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया था कि ये शिफ्ट में, ये सेशन में, 10 पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चन आए हैं। एंड हेंस सेकंड सेशन के लिए सिनॉप्सिस पे ध्यान दीजिएगा। 20 से 21 सवाल सॉल्विंग वाले हैं, लेकिन 3 से 4 सवाल थियोरेटिकल भी है। सो डोंट ओवरलुक द सिनॉप्सिस, जस्ट डोंट रिवाइज द फॉर्मूला। डिटेल में सिनॉप्सिस भी रिवाइज करें। A long conduct a long cylindrical conductor with a large cross section carries the electric current distributed uniformly over its cross section. So this is the cylindrical conductor with a large cross section. Current is flowing through the cross section. Then the magnetic field due to this current I is maximum at either ends of the conductor and minimum at a midpoint, maximum at the axis, minimum at the surface, minimum at the axis, same at all points in the cross section of the conductor. बच्चों, एट एनी पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो बच्चों, जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट लेंगे वैसे वैसे स्मॉल आर अलग अलग आएगा, वैसे वैसे बी का वैल्यू अलग अलग आएगा, एंड हेंस द मैग्नेटिक इंडक्शन सेम नहीं रहेगा हर पॉइंट पे। एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 मिनिमम होता है। सरफेस पे मैग्नेटिक इंडक्शन मिनिमम नहीं होता है। सरफेस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो सी गलत है, ई गलत है, सी गलत है, ई गलत है, ई गलत है, सी गलत है, ठीक है ना। अब डी ओनली है कि ए और डी है, तो बी तो देखता ही नहीं हूं मैं। ए मैक्सिमम एट आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर एंड मिनिमम एट अ मिड पॉइंट। मैक्सिमम एट आइदर एंड ऑफ द कंडक्टर। अब एंड ऑफ द कंडक्टर का मतलब है ये और ये। दिस इज द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड मिड पॉइंट मतलब दोनों के बीच में। सो एंड ऑफ द कंडक्टर हो या बीच वाला पॉइंट हो, एक्सिस पे हर जगह पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होता है। एक्सिस पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होता है, एंड हेंस ए बिकम्स इनकरेक्ट एंड हेंस डी बिकम्स करेक्ट। क्वेश्चन बिलोंग्स टू द मैग्नेट, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द एमईसी। 5 स्टेटमेंट है, बट सारे के सारे स्टेटमेंट, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो उसके मदद से आप बड़े आसानी से एनालाइज करके सही आंसर पे जो है पहुंच सकते हैं। एंड हेंस आई एम कैटेगराइजिंग दिस एज अ इजी कैटेगरी क्वेश्चन। बैक टू बैक द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू द थियोरी। एमसीक्यू का आखिरी सवाल, सवाल इलेक्ट्रिक डोमेन का। The question is from the electric domain. The electrostatic field lines form the closed loop. No, the magnetic field line forms the closed loop. Electric field line originates from positive, terminates on negative. The electric field lines point radially outward when the charge is greater than 0. The charge is positive. The electric field is radially outward.
The Gauss law is valid only for the inverse square forces. बिल्कुल. Electrostatic force is inversely proportional to R square. तभी Gauss law लगता है, otherwise नहीं लगता है. The work done in moving a charged particle in a static electric field around the closed path is zero. Yes. राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है. और द मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द कूलम्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन. बिल्कुल सही जवाब. इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा एंड हेंस चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. मोशन प्लेन में होएगा. बी सी डी ई. B, C, D, E is the correct answer. इलेक्ट्रिक डोमेन. इजी सवाल है. अरे नहीं नहीं, सुपर इजी सवाल है. कुछ नहीं करना था, सिर्फ सिनॉप्सिस के लाइन याद रहने थे. ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट आपके सिनॉप्सिस बुकलेट में, TSPH डिजिटल गुरु की सिनॉप्सिस बुकलेट में तो दिए हैं. तो अगर उसको पढ़े हैं तो डेफिनेटली ये जो है सवाल आप बड़े आसानी से क्रैक कर लेते हैं. बच्चों नाउ वी आर शिफ्टिंग अवर डिस्कशन टू द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. बच्चों न्यूमेरिकल में भी एक्यूरेसी विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक भी नंबर आगे पीछे होने पे -1 मिल सकता है. एंड हेंस बी वेरी वेरी केयरफुल. थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय, थोड़े से एक्स्ट्रा सेकंड लगाएं, बट घाई घाई ना करें. शांति से सॉल्व करें न्यूमेरिकल वाले सवाल. आइए देखते हैं पहला सवाल. द बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 650 नैनो एंड अ 550 नैनो illuminates YDSC having the separation of slits having a separation of 2 mm such that the interference fringes are formed on the screen at a distance of 1.2 meter from the slit. बच्चों this is a capital D, this is a small d, and these are the two wavelength. The least distance of point from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide. CBB से कितने मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगे. कोइंसाइड जब भी फ्रिंजेस होते हैं तो उसकी कंडीशन होती है N1 lambda 1 is equals to N2 lambda 2, which is nothing but lambda 1 by lambda 2 is equals to N2 by N1. पहले वाला वेव 650 नैनोमीटर का है, दूसरे वाला वेव 550 नैनोमीटर का है. सो ये सॉल्व करके 13/11, मतलब पहले वाले वेव का 11वां ब्राइड बैंड दूसरे वाले वेव के 13वें ब्राइड बैंड के साथ कोइंसाइड करेगा. तो पहले वाले वेवलेंथ का 11वां ब्राइड बैंड CBB से कितने डिस्टेंस पे होएगा? तो आंसर है N लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी डिस्टेंस पे रहेगा. 11 मल्टीप्लाइड बाय पहला वाला वेवलेंथ इज अ 650 नैनो divided by capital D is a 1.2 divided by small d is 2 mm is a 10 raised to -3. So this is a 11 multiplied by 650 multiplied by 1.2 divided by 2, and this will give us a 10 raised to -6. 2 और 1.2 का कैंसिलेशन होके 0.6. So this is a 11 into 65 into 6 into 10 raised to -6. बच्चों बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है. 11 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ में, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 6 के साथ में. 11 6 66, 66 मल्टीप्लाइड बाई 65 कर देना है. 66 मल्टीप्लाइड बाई 65, 4 2 9 0
इंटू 10⁻⁻⁶, एक जीरो एडजस्टमेंट करके दिस इज अ 429, एक जीरो एडजस्टमेंट करके दिस इज अ 429 इंटू 10⁻⁻⁵, ये रहा 10⁻⁻⁵. सो नंबर हैज टू बी 429 and the 429 should be our final correct answer. कुछ बच्चे सोचेंगे आपने सर ये 65 इंटू 66 कैसे कर डाला, है ना, 65 इंटू 66 कैसे कर डाला, उसके पीछे का राज क्या है, 65 इंटू 66 करने का राज क्या है. तो बच्चों मेरे को 65 इंटू 65 जो है याद है, 65 इंटू 65 आई रिमेंबर इट इज अ 4225, है ना. 65 इंटू 65 करते हैं तो आंसर आता है 4225. हमें करना था 65 इंटू 66, तो 65 इंटू 65 तो कर डाला. अभी एक और बार 65 ऐड कर सकता हूं मैं. समझ में आ रही है बात? मेक सेंस एवरी वन ऑफ यू? सो I cannot do all oral calculations, so you don't consider me as a okay, the human computer. But I can do some calculations like this. So you also kind of learn this all techniques. 65 into 65 पढ़ाते 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 मेरे को याद हो गया 4225 प्लस 65. ये तो ओरली कर ही सकता है ना, कोई भी, आप भी कर लेंगे ओरली. एंड दैट इज हाउ आई गॉट दैट नंबर 4290. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी क्यूरियस, सर ने कहीं कैलकुलेटर तो नहीं लगा दिया है? सो नहीं, कैलकुलेटर मैंने नहीं लगाया है, इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है. अगर आपको ऐसा नहीं क्लिक होता है तो कोई इश्यू है नहीं बच्चों. 65 इंटू 66 बचपन से सीखे हैं आप मल्टीप्लाई करना, ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं 30-40 सेकंड में. बड़ा बड़े आराम से जो है आप आंसर पे पहुंच जाएंगे. ओके, सो ओके, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेव ऑप्टिक्स. Question is based on wave optics. First you know the condition of coincide and then you calculate the distance. Easy. Okay, this is a easy. Next question in front of your screen. The thermodynamics system is taken to the cycle A, B, C, A as shown in the figure. The total work done, P versus V graph, area enclosed within the cycle gives work done. So area of the triangle is a half into base into height will give us the work done. इससे आसान सवाल कोई जेडब्ल्यू में आ नहीं सकता. इसका तो कैटेगरी अपने को अलग बनाना चाहिए, सुपर से भी ऊपर. इजी क्वेश्चन, belongs to the heat module, will save a lot of time, a huge amount of time. Next. बच्चों ये पूरी सीरीज आप फॉलो करिए, लास्ट तक आप जुड़े रहिए. 25 मल्टीप्लाई बाय 10 पेपर, 250 क्वेश्चन अगर आपने मेरे बराबर से सुन लिए ना, 250 क्वेश्चन अगर आपने मेरे बराबर से सुन लिए, ट्रस्ट मी, जेडब्ल्यू मेंस 2026 सेकंड अटेम्प्ट, इसी लाइंस पे, इसी लेवल की डिफिकल्टी, इसी पैटर्न, 20-21 एमसीक्यू, 4-5 थियोरी, ऐसा ही पेपर बनेगा, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा. सो 250 क्वेश्चन का डिस्कशन is going to be very important. So please you ensure that you are with me in the entire series. The mission JEE 2026 playlist का नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हर दिन नए नए पेपर में आपको देते जा रहा हूं, इसको जो है आप फॉलो करते जाइए. पहला पेपर कल दिया था मैंने आपको संडे को, आज है मंडे, दूसरा पेपर आ गया है आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में. मेरी पूरी कोशिश है कि तीसरा पेपर भी मैं वेडनेसडे 8 बजे से पहले जो है आपको दे दूं. थर्ड पेपर विल बी कमिंग बिफोर वेडनेसडे 8 a.m. in the morning. So stay tuned with the channel. Now let's go to the next question. The two tuning fork A and B are sounded together, giving rise to the 8 beats in the 2-second beat frequency. Beat frequency 8 beats
in 2 seconds. That means a 4 beats per second is a beat frequency. When the fork A is loaded with a wax, ए वाले फोर्क को वैक्स लगा दिया, वैक्स लगा देने पे ए वाले फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. द बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 4 बीट्स इन द 2 सेकेंड. द नई बीट फ्रीक्वेंसी is a 4 beats in 2 seconds. So that becomes a 2 beats per second. If the original frequency of B is a 380, B की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 380 थी और B A के साथ में मिलकर के 4 बीट्स अगर प्रोड्यूस करता है तो A की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आइदर 384 या होनी चाहिए 376. अब अगर A को वैक्स लगाएंगे तो A की फ्रीक्वेंसी कम होएगी. मान लेते हैं कि A की फ्रीक्वेंसी 376 है. अज्यूम कर रहा हूं मैं A की फ्रीक्वेंसी 376 है. वैक्स लगाने पे A की फ्रीक्वेंसी कम होएगी तो 375, 374, 373 ऐसे होता जाएगा. तो B के साथ 375 मिलकर के 5 बीट बनाएगा, 374 के साथ मिलकर के 6 बीट बनाएगा. इसका और इसका डिफरेंस इज अ बीट फ्रीक्वेंसी. इसका और इसका डिफरेंस इज अ बीट फ्रीक्वेंसी. तो बीट फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7 होता जाएगा. कभी भी बीट फ्रीक्वेंसी 2 नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला फ्रीक्वेंसी गलत है. और अगर ए वाले की फ्रीक्वेंसी 384 रहेगी, वैक्स लगाएंगे तो 383, 382 होगा. 382 380 के साथ मिलकर के 2 बीट प्रोड्यूस कर सकता है. एंड हेंस द 384 is the final correct answer. 384 is our final correct answer. Okay. The question belongs to waves. Questions belongs to easy category questions. Now, the inductor stores a 16 joule of magnetic field energy and dissipates 32 watt of a thermal energy due to the resistance when the AC current of 2 ampere RMS and the frequency 50 hertz flows through it. The ratio of the inductive reactance to its resistance is XL by R. पाहिजे आम्हाला. मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होने वाली एनर्जी इज अ हाफ Li स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस में डिसिपेट होने वाला पावर इज अ I स्क्वायर R. मैंने रेशियो ले लिया है 16 डिवाइडेड बाय 32. तो यहां से हमें I स्क्वायर और I स्क्वायर कैंसिल हो करके L डिवाइडेड बाय 2R का वैल्यू हाफ आ जाएगा. सो ये 2 और ये 2 कैंसिलेशन हो करके L डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 1 आ जाएगा. सो XL का फॉर्मूला होता है 2 पाई FL divided by R, and L divided by R is a 1. So this is a 2 multiplied by pi multiplied by F. So ये हटा दें तो 100 into 3.14 is a 314. 314 is our final correct answer. The question belongs to the magnet domain, and if you know the formula of the energy stored in the inductor and the energy dissipated in the resistor, then straight away you reach to the final answer. Moving on to the last question. The last question of the paper is belonging to
The mechanics 2, the rotational motion, the flywheel having the mass 3 kg and the radius 5 meter is free to rotate about a horizontal axis. So this is a flywheel free to rotate about the horizontal axis. A string having a negligible mass is wound around the wheel and the loose end of the string is connected to the block of the mass 3 kg. The mass is kept at rest initially and released. The kinetic energy of the wheel when the mass descends by 3 meter is. बच्चों सवाल रोटेशनल मोशन को बिलोंग करता है. ये 3 किलो वाला मास 3 मीटर से नीचे जाएगा, तब हमें ये वाले डिस्क की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. सो बच्चों इसको हम मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. लॉज ऑफ मोशन प्लस रोटेशनल एक मेथड हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दूसरा मेथड हो गया. ब्लॉक अगर 3 मीटर से नीचे जाएगा तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होएगा, और वो लॉस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्लाईव्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो mgh विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर. यहां पे रस्सी फ्लाईव्हील के साथ में कांटेक्ट में है, तो फ्लाईव्हील की लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. और फ्लाईव्हील की लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी? तो आंसर है फ्लाई व्हील की लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, दैट विल बी इक्वल टू दिस. अब फ्लाईव्हील म्हणजे डिस्क. ओके, दिस इज अ डिस्क. अब mass of the block is a 3, G is a 10, H is a 3, that is equals to half. Mass of the block is a 3, velocity of the block find कर रहे हैं, plus half the moment of inertia of the flywheel. The flywheel is a disc, so the moment of inertia is a mr square by 2. The mass is a 3, the radius is a 5 by 2. 75 divided by 2 is the moment of inertia, multiplied by omega की जगह पे I can write V by R the whole square. So this is turning out to be 90. This is a half multiplied by 3 multiplied by V square, plus this is a half multiplied by 75 by 2 multiplied by V square by radius is a 5 का स्क्वायर करेंगे तो we get a 25. So ये कैंसिलेशन होकर के 3 बचेगा. So 90 as it is, no change. 3 by 2 V square इधर आएगा और 3 by 4 V square यहां पर बनेगा. यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So 90 is equals to 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 by 4 V square plus 3 by 4 V square, which is a 9 by 4 V square. So 90 multiplied by 4 divided by 9 is equals to V square. So V square is coming out to be 40. Now the kinetic energy of the wheel, is a half I omega square. The I is 75 by 2 and omega is V square by R square. V square 40 आया है, divided by R square. Radius 5
का स्क्वायर 25 आएगा। सो 25, 75 कट के, 4 और 40 कट के, द फाइनल आंसर शुड बी 30, 3, 0, 30 should be our final correct answer. Let me check the final answer. Yes, it is mentioned as a 30, and that is our final correct answer. So with this, we have completed the paper. But now I come to the very, very important part, the analysis of the paper. Okay, the paper analysis. And as I promised, we will be doing the two level of analysis. पहले हम एनालाइज करेंगे कि मैकेनिक्स वन, मैकेनिक्स टू, ऑसिलेशन एंड वेव्स, हीट मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक डोमेन, मैग्नेट डोमेन, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, अलग अलग डोमेन में से कितने सवाल आए हैं. दैट इज अवर फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस. एंड द सेकेंड लेवल ऑफ एनालिसिस कंप्राइजेस ऑफ सुपर इजी, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट एंड सुपर डिफिकल्ट वाले कितने क्वेश्चन आए हैं. And if I trust my memory, the super difficult questions are zero. Right? The super difficult questions are zero in this particular paper. Now, if we just quickly look at the different questions and its type, मॉडर्न फिजिक्स का एक सवाल, मैकेनिक्स वन का एक सवाल, मैकेनिक्स वन का दूसरा सवाल, ऑसिलेशन का एक सवाल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सवाल. दो सवाल मैकेनिक्स के, एक मॉडर्न फिजिक्स का, एक ऑसिलेशन का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. सो मैकेनिक्स के दो सवाल, एक ऑसिलेशन, एक इलेक्ट्रिक और एक मॉडर्न फिजिक्स. ऑलराइट, बराबर 5 सवाल की एनालिसिस हमारी हो चुकी है. 1, 2, 3, 4, 5. देन द मैकेनिक्स अगेन, the mechanics again, the modern physics and optics. Okay, दो मैकेनिक्स, दो मॉडर्न फिजिक्स और एक ऑप्टिक्स. ओके, 10 सवालों की एनालिसिस हम कर चुके हैं यहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट वन इज अगेन अ मॉडर्न फिजिक्स, हीट, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रिक डोमेन and mechanics 1. Okay, so the next set of questions are a modern, heat, waves, electric and mechanics 1. Mechanics, electric, oscillation, wave, heat or modern. Okay, mechanics 1, oscillation, waves, heat ने खाता खुलाया, electric and a modern. Okay, and then I go ahead with the next 5 set of questions. The next 5 set of questions. यहाँ से होगा. ओके, अगला 5. सो दिस इज ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक्स 1, मैग्नेट, 2 इलेक्ट्रिक 1 मैग्नेट, 1 ऑप्टिक्स, 2 ऑप्टिक्स, 1 इलेक्ट्रिक 1 मैग्नेट, 1 मैकेनिक्स 1, एक यहाँ पे और एक सवाल कौन सा था बेटा. बड़ी याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है ऐसा लग रहा है. ओके, जस्ट वॉलपेपर आ गया. ओके, सो ये ऑप्टिक्स था, ये इलेक्ट्रिक था, ये मैकेनिक्स 1 था, ये मैग्नेट था, ये इलेक्ट्रिक था और 2 सवाल जो है ऑप्टिक्स के थे. 2 सवाल जो है वो ऑप्टिक्स के थे. ओके, एंड नाउ हेडिंग टू द लास्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों. लास्ट 5 क्वेश्चन में ऑप्टिक्स है, हीट है, वेव्स है, मैग्नेट है और मैकेनिक्स 2 है. मैकेनिक्स 2
ऑप्टिक्स वेव्स, हीट, ऑप्टिक्स वेव, हीट और मैग्नेट। मैग्नेटिक्स टू, ऑप्टिक्स वेव, heat and magnet. Okay, this completes the analysis of this shift. मैक्सिमम क्वेश्चन बिलोंग्स टू द मैकेनिक्स वन, जिसमें से भी दो सवाल जो है आपके मेजरमेंट चैप्टर के पाए गए हैं, राइट। सो मैकेनिक्स वन, मॉडर्न, 4 चैप्टर 4 सवाल, इलेक्ट्रिक डोमेन 2 चैप्टर 4 सवाल, सो दीज आर लाइक अ पावरफुल सेगमेंट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर शिफ्ट। खास ध्यान दीजिए, मेजरमेंट पॉकेट के बोनस क्वेश्चंस हैं, मेजरमेंट को करके चाहिए अच्छे से। नाउ आई कम बच्चों टू द डिफिकल्ट लेवल एनालिसिस। और डिफिकल्ट लेवल एनालिसिस बच्चों ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते। चलिए आप गिनते जाइए, मेरे लिए जरा गिनते जाइए। सुपर इजी में एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल। सुपर इजी कैटेगरी के हैं, सातवां सवाल, आठवां सवाल। माय गॉड बच्चों, जिनकी भी ये शिफ्ट थी, सुपर इजी में 8 सवाल है। 8 × 4 32 मार्क्स। 32 मार्क तो सुपर इजी के हैं। 32 मार्क आपके सुपर इजी के बन रहे हैं। मुझे लगता है इजी तो भर भर के हैं बच्चों, भर भर के सवाल इजी वाले हैं इसमें। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल इजी वाले हैं, 10। 40 मार्क इधर, 32 मार्क इधर बच्चों, 72 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। सेशन 2 में ये गलती ना हो, समय रहते हुए इजी सुपर इजी सारे के सारे पॉकेट के मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएं। इसमें ज्यादा समय तब लगाना है जब लास्ट में समय बचे। इसके चलते ये 72 मार्क्स गवा के नहीं आने हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आनी है, घाई घाई में कैलकुलेशन एरर नहीं करके आनी है। नाउ इफ यू लुक एट द मीडियम कैटेगरी and the difficult category questions, the medium 1, the medium 2, the medium 3, medium 4, medium 5, 6, 7, 7 सवाल मीडियम कैटेगरी के हैं। एक भी सवाल डिफिकल्ट कैटेगरी का नहीं है। मीडियम प्लस डिफिकल्ट मिला करके भी अगर मैं 7 पकड़ूं बच्चों, 18 सवाल तो पहले सही कर लो, 72 मार्क ले लो पहले, फिर समय बचा। और ये 7 में से अगर आपने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपकी रैंक जो है, आपके परसेंटाइल जो है वो 99, 99.5, 99.9 के रेंज में जो है शिफ्ट होते चले जाएंगे। सो दिस इज मस्ट डू इन द पेपर, and then this if time permits, and that is the detailing about all the analysis of this paper. Bachcho, stay tuned with the channel, like, comment, subscribe and share with the maximum of your friends. अगला पेपर बहुत जल्द वेनसडे 8 बजे सुबह मॉर्निंग से पहले आप लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।